आज की वीडियो में सप्ली का पेपर 2024 का इंग्लिश का जो है ग्रामर पोर्शन में सॉल्व करूंगी। एंड सॉरी वीडियो लंबी बन गई है। एंड इंग्लिश सप्ली 2024 सॉल्व ग्रामर। तो पंक्चुएशन जो है मैंने सबसे पहले किया। पंक्चुएशन करते वक्त आपने क्या करना है कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, ठीक है। अब सेंटेंस में देखें जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल नहीं हुआ होता तो आपने इसको भी करेक्ट करना होता है। यहाँ पे वुड तो ऑलरेडी कैपिटल है, इसमें शी कैपिटल है, लेकिन इसमें देखिए हैव कैपिटल नहीं है, तो आपको इस तरह से कैपिटल करके अपने आंसर में लिखना होता है। एक तो ये चीज़ करनी है आपने। दूसरी चीज़, जब भी आपका पंक्चुएशन हो रही हो तो उसकी दोनों साइड्स पे इस तरह से इन्वर्टेड कॉमर्स लगेंगे। ये वाले इन्वर्टेड कॉमर्स आपने ये वाले लगाने होंगे पंक्चुएशन करते वक्त। उसके अलावा आप देखिए बैटिंग ऑन द लॉटरी। अब ये एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसलिए इस पे कॉमा लगा दिया। उसके अलावा विच इज़ पॉपुलर इन द ब्रिटेन ब्रिंग्स रिचेस टू द फ्यू। विच इज़ पॉपुलर इन ब्रिटेन। अब देखिए एक सेंटेंस विच इज़ पॉपुलर इन द ब्रिटेन, यहाँ पे लाइन फिर ख़त्म हो रही है तो मैंने इस पर कॉमा लगा दिया। ब्रिंग्स रिचेस टू द फ्यू। अब एंड से पहले भी मैंने कॉमा लगा दिया, एंड के बाद भी लगा दिया। सम से, अब सम से के बाद फिर कॉमा, क्योंकि ये एक सेंटेंस के अंदर गैप्स आते हैं तो उस हिसाब से इस पर मैंने कॉमा लगाया। पॉवर्टी टू द मैनी। तो इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो मैंने इस तरह से फुल स्टॉप लगा के इसको ख़त्म किया। फुल स्टॉप जो है आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होता है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा उसको फुल स्टॉप के बाद लगाना होता है, सही है। दूसरा सवाल अगर आप देखिए इसमें लिखे वुड यू प्लीज़ थिंक अबाउट दिस। अब ये ऐसे क्वेश्चन की तरह पूछ रहा है कि क्या तुम प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर सोचो। तुम प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर सोचो की इंग्लिश होती है वुड यू प्लीज़ थिंक अबाउट इट, राइट। तो फिर इस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर दिया, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। शी वेंट टू गेट अ ड्रिंक डिडंट शी। अब डिडंट शी दो अलग अलग लफ्ज़ है, डिड नॉट, इस तरह के लफ्ज़ हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से DID और N के साथ इस जगह पे एक कॉमा लगा दिया, ठीक है। और शी के बाद क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वो ड्रिंक लेने चली गई है, क्या वो ड्रिंक लेने चली गई, तो सवाल किया है ना, इसलिए इसके साथ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सही हो गया। अब यहाँ पे देंगे शी वेंट टू गेट अ ड्रिंक। ये एक लाइन होके फिर ये ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया, ठीक हो गया। अगर दूसरा आप देखें तो उसमें है हैव यू बीन टू द डेंटिस्ट रिसेंटली। अब ये भी सवाल कर रहा है कि क्या तुम रिसेंटली यानी कि आजकल में ही तुम क्या डेंटिस्ट के पास गए थे, तो इसलिए यहाँ पे ये सवाल कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर दिया, ठीक हो गया। आप मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, आपको भी फुल स्टॉप यहाँ पे लगाना था, मेरे से गलती से रह गया क्योंकि मैं रात के 2 बजे इसको सॉल्व करी थी, तो फुल स्टॉप बस लगाना रह गया था मुझसे। बाकी के जो मैंने इसके अंदर आंसर लिखे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है। फुल स्टॉप बस अब लाजमी लगाइएगा। आखिरी वाला भी देख लेते हैं। उसमें लिखा है द वुमेन क्लॉक रूम इज़ ऑन द राइट। द वुमेन्स, अब यहाँ पे वुमेन्स है ना, तो उसमें यहाँ पे एक इस तरह से कॉमा आएगा। क्लॉक रूम इज़ ऑन द राइट, क्लॉक रूम इज़ ऑन द राइट भी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा उसको हमने बंद कर देना और फिर फुल स्टॉप यहाँ पे लगा देना, दैट्स इट। इस तरह से हमने पंक्चुएशन करनी है। उसके अलावा आता है करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपने उसको करेक्ट कैसे करना होता है कि आपने देखना है कि इस पर कौन सा जो है ग्रामर लगेगी। जैसे कि यहाँ पे इसकी जगह वॉज लगेगा, और जो चीज़ आप चेंज करते हैं ना, करेक्ट करते हैं, उसको हमने बोल्ड करना होता है मार्कर से। जैसे कि मैंने मार्कर यूज़ किया तो इस तरह से हमने इसको बोल्ड करना होता है, ठीक है। अगला देखें, आई वॉज नॉट एट एनी थिंग टूडे। अब एट ऑब्वियसली सही इंग्लिश तो नहीं बनती ना, तो इसकी सही इंग्लिश है आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग टूडे, ठीक है। आई हैव नॉट एट एनी थिंग की जगह आई हैव नॉट ईटन एनी थिंग। अब यहाँ पे एट की जगह ईटन किया तो मैंने ईटन को बोल्ड करके लिख दिया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ चेंजेस आएंगी उस हिसाब से आपने चेंजेस करनी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रामर मिस्टेक हो, क्या पता सेंटेंस आगे पीछे हुए हों। जैसे कि यहाँ पे देखें वी लाइक वेरी मच द न्यू सेक्रेटरी, तो इसकी अगर आप करेक्ट फॉर्म देखें तो वी लाइक द न्यू सेक्रेटरी वेरी मच। तो यहाँ पे जो द न्यू सेक्रेटरी वो उठा के आपने इस तरफ कर देना है और वेरी मच को बाद में करना, क्योंकि जो सेंटेंस है वो गलत लिखा हुआ था, तो सेंटेंस की अरेंजमेंट ठीक करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जस्ट ग्रामर ही ठीक करनी हो, क्या पता आपको सेंटेंस भी ठीक करने पड़ जाए, इस तरह से जो आगे पीछे हो उसको भी सही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि मी हाउ कैन आई। अब कैन आई लिखा हुआ है तो इसको जो करेक्ट किया है तो आई कैन हो जाएगा, सही है, क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, इसमें गड़बड़ कोई नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ हुई थी कि कैन आई आ गया था, तो यहाँ पे आई मैंने पहले लिख दिया। तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट ठीक करनी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो इधर भी वही चीज़ हुई है वी आर नॉट श्योर ही इज़ इनफ एक्सपीरियंस फॉर द पोजीशन, तो इसका आंसर होगा वी आर नॉट श्योर
ही इज़ एक्सपीरियंसड इनफ फॉर द पोजीशन। यहाँ पे जो एक्सपीरियंसड है वो इनफ से पहले आ जाएगा और इनफ एक्सपीरियंस के बाद आ जाएगा, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म होगी। सही है, तो बाकी भी इसी तरह मैंने सॉल्व किए हैं। तो मैं आपको इसका जो सॉल्व आंसर है ना उसकी पिक्चर वीडियो के एंड पे दिखा दूँगी, तो आप देख लेंगे कि मैंने किस तरह से सॉल्व किया। तो वैसे आपको भी पेपर में जिस तरह से आएंगे आपने एक दफ़ा रीड करना और देखना है कि क्या इसमें अरेंजमेंट ख़राब है, क्या इसमें इस तरह से गलत अल्फाज लिखे हैं, तो उसको आप चेंज करेंगे। अगर अरेंजमेंट ख़राब है तो आप देख लें अरेंजमेंट को कैसे ठीक करना है। सही है, तो आराम से कुछ सेकंड्स लगा के आपने पहले रीड करना है क्वेश्चन को, ये वाली चीज़ को, देन फिर आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है करेक्टली एरर्स हैं। अब हम आगे जाते हैं, आगे आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का बता दूँ, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस अगर उसके बाद लाइक ये जो अंडरलाइन हुआ वो सेंटेंस है ना, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये वर्ड अगर अंडरलाइन हुआ है, इस वर्ड के फ़ौरन बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मीन्स कोई चीज़ हो, जैसे कि अम्ब्रेला या कोई सामान हो या कोई इमोशन का जिक्र हो। आम इमोशन को वैसे इसमें लिया नहीं जाता, आमतौर पे प्रोडक्ट को लिया जाता है। जैसे कि अगर एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस उसमें जो लाइन अंडरलाइन हुई हुई है उसके फ़ौरन बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट का जिक्र हो, जैसे कि अम्ब्रेला, बॉक्स, टेबल, सिटिंग ऑन अ चेयर, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो वो वर्ड होता है ट्रांजिटिव। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इस तरह से लिखा है ना, शाहज़ैद क्राइड द होल डे, तो ये इंट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसमें जो नॉर्मल सेंटेंस लिखा गया कि जो शहजाद है वो रो रहा था पूरा दिन, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट आके लिखा नहीं, इसलिए इंट्रांजिटिव होगा। तो इस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। तो आप देखें पहला वाला, when I came back from Ethiopia I bought some keepseeker। keepseeker एक सामान है। यहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि मैं इथोपिया से जब वापस आया तो मैंने कीप सीकर को ख़रीदा अपने दोस्त के लिए और अपने फैमिली के लिए। तो कीप सीकर एक सामान है ना, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आई बॉट के फ़ौरन बाद अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ ट्रांजिटिव वर्ब लगता है। और जिस तरह से इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस हो तो उनके साथ इंट्रांजिटिव लगता है यहाँ पे। लेकिन दे हैव डाउट्स अबाउट इट, ये भी ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैव के फ़ौरन बाद डाउट स्टार्ट हो जाता है। डाउट्स भी एक ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको लिया जाता है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंसेस में थोड़े मुश्किल होते हैं, इसमें अगर आपकी मिस्टेक हो जाए कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नंबर यहाँ से कटेंगे। बट ओवरऑल जो बाकी के सेंटेंसेस होते हैं वो इतने मुश्किल नहीं होते कि आप पिक ना कर सकें। बट इस तरह के अगर सेंटेंसेस आए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। बट यहाँ पे भी बात आप देख लें कि हैव के फ़ौरन बाद डाउट से एक बात बताई जा रही है कि इन लोगों को डाउट है उस चीज़ के ऊपर, तो ये भी ट्रांजिटिव ही होगा। अब अगला देखें, सोशल स्नीज द मोमेंट ही स्मेल द फ्लावर। अब देखें फ्लावर तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है, बट फ्लावर्स बहुत दूर लिखा हुआ है, बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चीज़ को हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। अगर ये फ्लावर्स फ़ौरन इसके बाद होता तो देयर इज़ अ 90% चांस कि यहाँ पे ट्रांजिटिव आता, इंट्रांजिटिव का यूज़ ना होता, ठीक है। लेकिन फ्लावर्स बिल्कुल एंड पे लिखा है और बहुत सारे सेंटेंसेस बीच में आ जाते हैं, तो इस तरह के अल्फाज को हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। अगला है लियो डिज़ाइन दिस साड़ी फॉर मी। अब देखें यहाँ पे डिज़ाइन दिस साड़ी, साड़ी फ़ौरन इसके बाद है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। साड़ी एक ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव होगा। आई विल वॉक विद यू टू द बस स्टैंड। अब देखिए यहाँ पे विद यू टू द बस स्टैंड बिल्कुल एंड पे, अगर ये बस स्टैंड फ़ौरन इसके साथ लिखा हो जाता, सही है, ये टू दी बस स्टैंड फ़ौरन इसके साथ होता था, तो देयर इज़ अ 90% चांस कि ये वाला जो आंसर है वो ट्रांजिटिव बन सकता था। लेकिन ऑब्वियसली इसका बस स्टैंड बहुत इसने एंड पे इस सेंटेंस के आखिर में आया हुआ है और इसके इस अंडरलाइन वर्ड के फ़ौरन बाद नहीं है, इसलिए इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। अगर यहाँ पे कहीं जाके अंडरलाइन हुआ होता, टू द बस स्टैंड की जगह अंडरलाइन हुआ होता इस तरह से कुछ, तो बस स्टैंड ऑब्वियसली कोई ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है, तो वहाँ पे भी ट्रांजिटिव आ सकता था, ठीक है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव हुआ। अगला देख लेते हैं, माई फ्रेंड्स गेव मी एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट टू माई बर्थडे। देखिए गिव मी अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, ये देखिए गिफ्ट, फ़ौरन इसने गिफ्ट को ही बताया कि मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया ना, तो गिफ्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव। अब देखिए गिफ्ट थोड़ा दूर है, आप कह रहे होंगे कि मैम ये बाकी पे आपने कहा कि दूर है, तो उस पर भी दूर है, या ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए गिफ्ट, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसके फ़ौरन बाद ही गिफ्ट का जिक्र किया गया, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये फ़ौरन इसके बाद है, तो इस चीज़ को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अगला देख लेते हैं, थारिक वॉज फीलिंग लोनली एंड सैड, ये तो ऑब्वियसली इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव होगा। दूसरा देखते हैं, टीना सेइंग यू आर माई रीज़न एट माई वेडिंग, ये भी इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और वेडिंग ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट तो बन सकता है, बट ये बहुत एंड पे लिखा हुआ है और इसका ऑब्वियसली सेंटेंस इस अंडरलाइन वर्ड के फ़ौरन बाद तो ये है नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे आप देखें आगे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे इंट्रांजिटिव आएगा। अगला देखते हैं, माई फादर येल्ड एट मी बिकॉज आई ब्रोक द ग्लासेस। अब देखिए येल्ड एट मी बिकॉज इतना लंबा इसमें आया हुआ है, और ग्लासेस एक ऑब्जेक्ट है बट ग्लासेस बिल्कुल एंड पे आया हुआ है ना, तो इसके फ़ौरन साथ तो नहीं है, तो इसलिए ये भी एक इंट्रांजिटिव है। तो सर आपने इसको सॉल्व करना है। अगला देख लेते हैं, अगला है यूज़ द फॉलोइंग कनेक्शंस एंड कंस्ट्रक्ट वेल स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। कनेक्शंस का मतलब है कि ये जो वर्ड्स है ना,
एक लफ्ज़ जो है तकरीबन 2 नंबर का होगा, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे, तो ये 2 नंबर का एक होगा। तो आपने क्या करना है कि इनको ना इनके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं, यानी कि ये जो लफ्ज़ होंगे ना ये आपके सेंटेंस के दरमियान में आने चाहिए, यानी कि स्टार्ट पे नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से होगा कि डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, सिमिलरली कैट्स कैन ऑल्सो बी लविंग पेट्स। तो इस तरह से मैंने खुद से एक सेंटेंस बनाया कि जो डॉग्स हैं वो अच्छे एनिमल्स तो बनते हैं, लेकिन कैट्स भी उसी तरह से एक प्यार करने वाले जानवर होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका एक सेंटेंस बना दिया। तो ये जो इसको कनेक्टिव्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लफ्ज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये हमेशा बीच में ही आते हैं, ठीक है। अब नॉनदलेस और बाकी भी मैंने सॉल्व किया, आप देख लें इनको कैसे किए। देखिए, नॉनदलेस ही वॉज़ वेरी टायर्ड, नॉनदलेस ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ऑन टाइम। वो थका हुआ था फिर भी उसने ना चाहते हुए भी उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपने सेंटेंसेस सॉल्व करने। पेपर में भी इसी तरह आपने लिखना है कि आपने इस तरह से बोल्ड मार्कर से इनकी नंबरिंग देनी, बोल्ड मार्कर से इनका नाम लिखना है, फिर उसको आगे इस तरह से सॉल्व करना है इस तरह से सेंटेंसेस में, ठीक है। इन एडिशन टू मैंने लिखा है, इन एडिशन टू द सिंगिंग आमना कैन ऑल्सो प्ले द गिटार, यानी कि आमना को गाना गाने के साथ साथ गिटार बजाना भी आता है, उसको इन एडिशन करके मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ये देखिए स्टार्ट पे आ गया, आप इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं, बट मैंने इसको स्टार्ट पे लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये इसने 2 सेंटेंसेस को इसके साथ जोड़ा हुआ है। क्योंकि इनको कनेक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक सेंटर में आते हैं और 2 अलग अलग लाइनों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अब यहाँ पे हम नॉनदलेस देखें कि ही वॉज़ वेरी टायर्ड, ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर आगे नॉनदलेस मैंने जब लगाया तो एक नया सेंटेंस शुरू कर दिया। तो इसी तरह से ही अगर आप स्टार्ट पे भी लगाते हो लेकिन आप 2 अलग अलग लाइन्स को लिख देते हो ना, तो भी आपका सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि बाद में आप लोग मुझसे करेंगे सवाल, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। अगला है इक्वली, हेल्थ इज़ इक्वली एज इम्पोर्टेंट एज वेल्थ। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो हेल्थ है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पैसा ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इक्वली के दोनों सेंटेंसेस के साथ जोड़ दिया, जैसे कि हेल्थ को अगले सेंटेंस वेल्थ के साथ भी जोड़ दिया इक्वली की मदद लेके। लाइक वाइज को मैंने इस तरह से किया, ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर, लाइक वाइज ही शोज़ काइंडनेस टू यंगर चिल्ड्रन, यानी कि वो बड़ों को इज़्ज़त देता है और उसी तरह से ही छोटों पर रहम करता है। तो इस तरह से मैंने लाइक वाइज को इस सेंटेंस में 2 अलग अलग सेंटेंस में जोड़ा, यानी कि ही रिस्पेक्ट एल्डर एक अलग सेंटेंस है और ही शोज़ काइंडनेस टू यंगर चाइल्ड एक अलग सेंटेंस है, लेकिन लाइक वाइज लगा के हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। तो इस तरह से आपने इनके सेंटेंसेस लिखने, एक ही काफ़ी होगा। अगला है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल का मतलब है किसी सेंटेंस के अंदर शर्त होना। तो ये सवाल है हमारा, इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट, आगे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगी। तो ये जो जगह खाली होंगी ना, इसको आपने फिलअप करना है। अब यहाँ पे देखें, ये दोबारा आपने आंसर में एज इट इज़ लिख देना पतले पेन से, इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट, और जो चीज़ आपने ऐड करनी है ना यहाँ पे, उसको आपने यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे शर्त, ये सारे सेंटेंसेस शर्तों वाले होंगे कि अगर तुमने पानी नहीं दिया तो, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुमने वो चीज़ नहीं की तो इनको शर्तों वाले सेंटेंसेस कहते हैं, राइट। तो उनको इंग्लिश में कहेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देंगे इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट, अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे, ये जो है ना, तो वो मर जाएंगे, आपने खुद से लिखना है। आगे है इफ़ यू वॉश योर वूल क्लॉथ्स इन हॉट वाटर। अभी आपसे कहने अगर आप अपने कॉटन वाले क्लॉथ्स को गर्म पानी में दोगे तो क्या होगा, दे विल श्रंक, वो साइज़ में छोटे हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस सॉल्व किए हैं, ठीक है। इनकी पिक्चर्स एंड पे लगा दूंगी, आप वहाँ से जाके बेशक इनको रीड भी कर लें, इनकी स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगले पे हम आते हैं, अगला है लेटर। तो लेटर ऑब्वियसली मैंने अपना जो पैटर्न अपलोड किया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अपनी यही वीडियो जो डाली थी पैटर्न की, उसी को ही देखते हुए मैंने इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे मैंने एग्जामिनेशन हॉल डाला एंड देन इस तरफ मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट और जो डिपार्टमेंट का नेम है नोवा सॉल्यूशन, उसका नेम डाल दिया और लोकेशन लाहौर डाल दी, क्योंकि मुझे लोकेशन पता नहीं थी, मैंने बस उसमें लाहौर लिख दिया। एक लाइन छोड़ के मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट को इस तरह से हाईलाइट किया। यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ था ऑलरेडी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट, यहाँ पे लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट, यहाँ पे मौजूद था, वहीं से उठा के मैंने इस पर सब्जेक्ट लिखा। फिर मैंने यहाँ पे मज़ीद एक लाइन छोड़ी और फिर अगली लाइन पे मैंने रिस्पेक्टिव सर लिखा, फिर मैंने एक लाइन छोड़ी और फिर मैंने अपने एप्लीकेशन को इस तरह से लिख दिया, सही है। फिर यहाँ पे मैंने योर्स ट्रूली करके एक्सप्रेस किया। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बेहतर होगा कि इस तरफ लिख दें, ठीक है। फिर मैंने अगले पेज पे करिकुलम वेट यानी कि सीवी को एक्सप्लेन किया। सीवी में मैंने अपना नेम की जगह एक्सप्रेस दिया, कॉन्टैक्ट में रैंडम नंबर डाल दिया, रैंडम जीमेल या ईमेल डाल दी, एड्रेस लाहौर पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव में आपने जो एप्लीकेशन में बात पूछी जा रही है ना, जो एप्लीकेशन में लिखा है वही चीज़ आपने ऑब्जेक्टिव में डाल देनी है। टू दी वर्क ऑफ डाटा एनालिस्ट रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऊपर लिखी हुई थी चीज़ एप्लीकेशन के सवाल में वही आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिख देनी। एजुकेशन अपनी बतानी कि आपने BS कहाँ से किया, आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया, आपने मैट्रिकुलेशन की डिग्री कहाँ से की, और जो डिग्री आप यहाँ पे लिखेंगे ना वो डिग्री आपकी एप्लीकेशन के साथ मैच हो, यानी कि अगर ये जो पोस्ट है इसके साथ आपकी डिग्री मैच होनी चाहिए, ठीक है।
यानी कि अगर डॉक्टर की कोई पोस्ट आई है तो आप उसमें ऑब्वियसली MBS लिखेंगे, लॉ तो नहीं लिख सकते ना डिग्री पे, तो इसलिए एजुकेशन आपने उसके हिसाब से लिखनी है। अब ये स्किल्स में आपने बताना है कि यहाँ पे जो स्किल्स ये आपसे मांग रहे हैं ना, वही स्किल्स आपने यहाँ पे लिख देनी कि आप डाटा एनालिस्ट अच्छी कर सकते हैं, आप डाटा विजुलाइजेशन अच्छी कर सकते हैं, आपको MS ऑफिस एंड एडवांस स्किल्स आ सकती है। बाकी की अगर आपने बातें नहीं लिखनी तो पहले तो विषय लिख लें जो यहाँ पे आपसे मांग रही है। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एनालिटिक्स स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास डाटा विजुलाइजेशन टूल्स बड़े अच्छे आने चाहिए, तो वही चीज़ें आपने उठा के इसकी स्किल्स में लिख देनी है इधर, ठीक है। आगे आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देनी कि आपकी एज 22 है, मैट्रिमोनियल स्टेटस बता दें, सिंगल है, और नेशनलिटी बता दें पाकिस्तान। अच्छा, अब एक और एप्लीकेशन में लिखी कि आपको चॉइस में आती है, बट मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया ताकि आपको ये भी सॉल्व करनी आ चाहिए। अब देखिए ये वाली जो एप्लीकेशन है इससे फ़र्क होगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है अपना कोई इशू बता रहे हैं कि हम पेपर देने गए थे तो हमारे साथ एक बहुत बुरा सलूक हुआ एग्ज़ाम हॉल में। तो ये तो ऑब्वियसली जॉब की एप्लीकेशन तो नहीं है, बट ये पेपर में आई हुई है। मैं आपको पेपर भी दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ना, पहले मैंने बताई थी, ये आपको चॉइस में आएगी। उसके बाद दूसरी है एप्लीकेशन टू द कंट्रोल एग्जामिनेशन, मैंने ये भी सॉल्व कर दिया, यानी कि आपको दो आएंगी, इसमें से एक करनी है, आपने दोनों सॉल्व नहीं करनी। मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया ताकि आप लोगों को दोनों लिखने का तरीका आ जाए, ठीक है। अगर आपको इस तरह से आ जाए ना जो जॉब के ऊपर ना हो, उसमें जस्ट आपको एप्लीकेशन का पैटर्न देना होता है, यानी कि आपको जस्ट ऐसा एग्ज़ाम हॉल जैसे उस पर दिया था सेम इस पर दे देना है। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जगह आपने लिख देना है कंट्रोलर एग्जामिनेशन का नाम दे देना है, इंस्टीट्यूट का नाम पंजाब यूनिवर्सिटी डाल दें, लाहौर दे दें, फिर एक लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट दे देना है, और फिर एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन छोड़ के आपने अपनी सारी जो है एप्लीकेशन अपना लिख देनी है। कि आपने एप्लीकेशन इस बात पर लिखनी है कि आप एग्ज़ाम पेपर देने गए हैं, लेकिन वहाँ पर आपके साथ बड़ा गंदा सलूक हुआ है, और वहाँ पर जो मैनेजमेंट हो रही थी वो बड़ी गंदी थी, टीचर्स बहुत ही बेतुके रखे हुए थे, ख्याल नहीं रख रहे थे, शोर शराबा बहुत था एग्ज़ाम हॉल में, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा था पेपर का। तो इस तरह से आपने ये सारी बातें यहाँ पे लिख देनी है। इसकी तस्वीरें मैं लगा दूँगी एंड पे, वहाँ से जाके आप देख लेनी। तो यहीं पे अगर मैं समझाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सही है। तो इस तरह से यहाँ पे जाके योर्स ओबीडिएंट लिख दें XYZ। वैसे मैंने पिछले वाले ऐसे में देखें, पिछले वाली एप्लीकेशन में देखें इस तरफ लिखा है योर ओबीडिएंटली, बट असल में वो यहाँ पे लिखा जाता है। बट मैं कहती हूँ यहाँ पे भी लिखते इतना फ़र्क नहीं होता। देखिए यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टार्टिंग में इस तरफ से लिखा करें एग्जामिनेशन, क्योंकि जिस स्टूडेंट से मैंने ये एप्लीकेशन ली थी ना, जिस स्टूडेंट से ली थी वो भी पार्ट 3 में चली गई है, उसके बड़े अच्छे नंबर आए थे, उसके आए थे 71, और इंग्लिश के सब्जेक्ट में 70 या 72 लाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो उस लड़की के मार्क्स अच्छे थे, इसलिए मैंने उसी से ही पैटर्न लिए। उसने कहा आप ही मैंने यहाँ से एग्जामिनेशन लिखा था एंड देन यहाँ से बाकी की चीज़ें लिखी थी, और ये उसने ये जो एंडिंग है ना वो यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पैटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर ये आप इस तरफ नहीं लिखना चाहते, अगर आप इस तरफ भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आपके मार्क्स में कोई डिक्रीज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस तरफ से लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा पेपर दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे ना, जैसे उस लड़की ने लिखा था जिसके 72 तक आए थे, तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये जो एंडिंग लाइन है ये बेशक आप यहाँ पर भी लिखना, इशू नहीं आएगा, यहाँ पर लिखें इशू नहीं आएगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है आप एग्जामिनेशन को इस तरफ कर दें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे भी किया कि इस वाले में भी मैंने एग्जामिनेशन को इस तरफ लिखा हुआ है, और एंडिंग करते वक्त भी मैंने एंडिंग यहाँ पे किया। अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिखने में थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगता है पेपर, ठीक है। अब अगला है हमारे पास प्रेसी। अब प्रेसी आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इतनी बड़ी ये प्रेसी होती है। बहरहाल तो इसमें आप देखें कि जो वीडियो है, पेपर अगर ये इतना बड़ा आपको प्रेसी आएगा तो आपने उसको इतने से पेज पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये थोड़ी ज़्यादा लाइंस बन गई हैं। अगर आप पेपर में इनको लिखोगे ना तो कम से कम 8 लाइंस तक, या कह लें 8 से 7 लाइंस तक आपकी प्रेसी स्टॉप हो जानी चाहिए, इससे ऊपर की प्रेसी ना हो। फिर आपने प्रेसी में एक टाइटल देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रेसी सॉल्व कैसे किया। अब होता क्या है ना, प्रेसी में प्रेसी करते हुए आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को एक दफ़ा रीड करना है, पैराग्राफ को समझना है कि पैराग्राफ में लिखा क्या हुआ है, पैराग्राफ एक दफ़ा समझ आ जाए, फिर उसके बाद आपने देखना है कि पैराग्राफ में कौन से पॉइंट पर ज़्यादा बात की जा रही है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है पैसों के ऊपर, कि पैसों के ऊपर ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं जीनी चाहिए, बल्कि लोगों की खिदमत भी करनी चाहिए। हर इंसान को पैसे के लिए ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, बल्कि लोगों का ख्याल रखना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें इसमें लिखी हैं। तो पैसे को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, तो इसलिए मैंने टाइटल लिख दिया है द ट्रू पर्पस ऑफ वर्क, यानी कि जो लोग हैं, जैसे कि अगर आप लॉयर बनते हो, वकील बनते हो, या डॉक्टर बनते हो ज़िंदगी में, कुछ भी ऐसे डिपार्टमेंट में जाते हो जो बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन है आपकी, उधर अगर आप होते हो तो पैसे के लिए सिर्फ काम करना काफ़ी नहीं है, आपने लोगों की खिदमत भी करनी होती है। लाइक आपकी जो फील्ड है उस हिसाब से आपको अपने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, राइट। तो इस तरह की बातें यहाँ लिखी हैं। तो यहाँ पे पैसों को अहमियत
अहमियत ना दी जाए, काम को अहमियत दी जाए, काम करने का क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है। तो उस हिसाब से जब मैंने देखा अच्छा ये ऐसे इस तरह का है, तो मैंने फिर उसकी हेडिंग दे दी है टू पर्पज़ ऑफ वर्क। ये भी आप दे सकते हैं, आप इसकी जगह ये भी दे सकते हैं मनी इज़ नॉट ऑलवेज़ वैल्यूएबल, इस तरह की भी हेडिंग दे सकते हैं। फिर मैंने इसमें लिखा है, देखिए अब यहाँ पे देखें स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड, डिफरेंट है ना। मेरा आंसर देखें, मनी शुड नॉट बी द मेन एम ऑफ लाइफ। अब मेरा जो सेंटेंस है वो इससे ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ एग्जाम पेपर में ही बता दिया गया है कि क्रेडिट विल बी गिवन टू योर ओन वर्ड्स, नॉट जस्ट कॉपिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। यानी कि अगर आप एज इट इज़ पैसेज उठा के लिखते हो उसके कोई आपको वो मार्क्स नहीं देंगे, क्या पता कम दे दें मार्क्स। लेकिन अगर आप पैसेज देख के अपने अल्फाज में से लिख देते हो ना, तो आपको लाजमी मार्क्स देंगे। बेशक थोड़ी सी मिस्टेक कर दें, आपको इशू नहीं, आपको वो मार्क्स फिर भी देंगे, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ आप जो लिख रहे हैं वो उस टाइटल के साथ मैच भी कर रहा है और आपने अपने अल्फाज में उसको लिखा, तो आपको लाजमी मार्क्स मिलेंगे। बेशक कम लिखे, जैसे मैंने कम लिखा। अगर मैं इसको लिखती ना उठा के, आप सोचें कि अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखती अपने आंसर में, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता और यहाँ तक जाके, बल्कि इससे भी अगले पेज तक जाके ख़त्म होता। सही है? तो इसलिए आपने प्रेस हमेशा छोटा लिखना होता है। तो इसमें आप देखें कि मैंने मनी शुड नॉट बी द मेन एम ऑफ लाइफ फॉर एजुकेटेड एंड ब्रेव पीपल। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पीपल था तो मैंने उसकी जगह एजुकेशन एंड ब्रेव पीपल लिख दिया। जस्ट एज ईटिंग इज़ नॉट लाइफ्स मेन पर्पज़ दो इट इज़ नेसेसरी। यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कि खाना खाना ज़िंदगी का मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ हमारे इंसान के लिए ज़रूरत होता है खाना। तो पैसा भी इसी तरह वही अहमियत है पैसे की। पीपल शुड इन्जॉय अर्निंग बट value higher goes more. A good soldier's duty is to win battle, not just to earn money. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बंदा फ़ौज में जाता है या नौकरी करता है फ़ौज में, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे के लिए जा रहा है, बल्कि वो जंग लड़ने के लिए जाता है। तो इस तरह से मैंने ये जो पैसेज है इसको अच्छे से रीड किया, एक दफ़ा दो दफ़ा, फिर उसके बाद अपने अल्फाज में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ, बहुत लंबी हो गई है। तो आप के लिए मैं इसकी पिक्चर्स ना वीडियो के एंड पे लगा दूँगी, साथ ये क्वेश्चन पेपर भी लगा दूँगी, ताकि आप क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे कैसा है और उसके आंसर मैंने कैसे सॉल्व किया आप देख लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।